हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशंस के पार्ट 4 को देखेंगे। रिलेशंस में हम लोग इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख चुके हैं। पार्ट 1 में रिलेशंस के लिए जो बेसिक नीड है उस पर हम डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 में हमने उसके डिफिनेशंस और टाइप के बारे में बात करना स्टार्ट किया और उसी का अगला हिस्सा अब यह है। हम आप लोगों को रिलेशंस के टाइप्स में इम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ये सारा रिलेशन आप लोगों को हम बताए हैं। उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में भी हमने जिक्र कर दिया है, उसको भी हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आपके पास जिस रिलेशन को लेकर के आ रहे हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, ये इसको हिंदी में सममित संबंध कहा जाता है। सममित संबंध, ठीक है ना, सममित संबंध कहा जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। आइए इसको हम समझते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। कहता है इफ R is any relation, R is any relation on the set A such that A R B implies that B R A. A R B implies that बी आर ए। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। ऐसे इसको आप पढ़ सकते हैं। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तो या ये लिखा हुआ मिल जाए तो दोनों सेम चीज है। इसी को थोड़ा ये और एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये जो ए मेंबरशिप है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये जो लिखा हुआ है आपको, इसी को थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दिया गया। ए रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड बी रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। R is called symmetric relation over the set A. Over the set A, ये हो गया आपको सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनीशन। अब ये डिफिनीशन तो हो गया, पर पूरी तरह से शायद अभी आप नहीं समझे होंगे। हम थोड़ा अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए, कहता है कि R सेट A पर रिलेशन है। आर सेट ए पर क्या है? रिलेशन है। तो रिलेशन है तो यहां से हमको एक लाइन ये कहने का अधिकार मिल जाता है कि आर जो होगा वह ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। देखिए, हर सेंटेंस को आप ब्रेक करने का कोशिश करें। जब भी आप मैथ्स का स्टडी करें, मैथ्स को समझने का प्रयास करें, तो उसके हर सेंटेंस को आप ब्रेक करने का कोशिश करें। सिमिलरली फिजिक्स में भी, फिजिक्स तो पूरी तरह से मैथमेटिक्स से अटैच है, तो उसके हर सेंटेंस को आप मैथमेटिकल कन्वर्जन करने का कोशिश कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको फिजिक्स बहुत आसान हो जाता है। ठीक ना। हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं, आइए हम हर लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है इफ आर इज एनी रिलेशन ऑन द सेट ए। जो ही ऐसा कहा तो हमें ये सेंटेंस बोलने का अधिकार मिल जाता है कि आर ए क्रॉस ए का क्या है? सबसेट है। आर ए क्रॉस ए का क्या है? सबसेट है। अब देखिए, सच दैट कहता है रिलेशन इस प्रकार हो कि A रिलेटेड टू B इंप्लाइज दैट B रिलेटेड टू A। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। ये बीच में जो सिंबल यूज हुआ है वह है इंप्लाइज दैट का। किसका है सिंबल? इंप्लाइज दैट का। अब ये इंप्लाइज दैट जो होता है वो वन साइडेड होता है, वन कंडीशनल होता है। इसमें आपको LHS टू RHS जाने का तो राइट होता है, पर आपको RHS टू
LHS आने का राइट नहीं होता है। तो इंप्लाइज दैट से पहले क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिए, ए रिलेटेड टू बी, इट इज योर गिवन स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट है आपको ये दिया हुआ है, एंड एज्यूम्ड स्टेटमेंट, माना हुआ स्टेटमेंट, ये आप पहले ही मान चुके हो कि ए का रिश्ता बी से है, ए का संबंध बी से है, ये बात आप पहले ही मान चुके हो, ए रिलेटेड टू बी। बात समझे कि नहीं, ये आप पहले मान चुके हो, इसमें किसी तरह का आपको कोई संशय नहीं है कि ए का बी से संबंध है, ए का बी से संबंध है, यह यहां पर दिया हुआ रहेगा। अब इंप्लाइज दैट हमको ये बताता है कि आप वहां देखते हैं, समझते हैं या अपना तर्क देते हैं, देखते हैं, समझते हैं या अपना आप तर्क देते हैं, और लॉजिकली आप इस कंक्लूजन पर, इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, बी रिलेटेड टू ए पर पहुंच जाते हैं। या यूं कहें कि आपको पहले से ही ये दिया हुआ है कि ए बी जो है वह आर का सदस्य है, ए बी जो है किसका सदस्य है, आर का सदस्य है, उस रिलेशन का सदस्य है, और तब आप तर्क देते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं और पाते हैं कि बी ए मतलब ए बी का उल्टा बी ए आर में मौजूद है। ऐसा अगर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि वह रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आइए कुछ बातों से इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं ना, कुछ और भी तर्क देंगे बहुत सारे एग्जांपल्स देखने के बाद। तो आइए सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को समझिए। सिमेट्रिक का पूरा डिफिनेशन आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको कोई सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनेशन पूछ दे तो आप बस इतना बोल देना, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ये एक लाइन में आप उस इंसान को आंसर दे सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, सिंगल लाइन, ठीक है ना। तो अब हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। आइए, एग्जाम्पल है, इफ ए इक्वल टू, हमारे पास कहीं कोई सेट लेकर के दे दिया, ए बी सी डी इस तरह से दे दिया है ना, देन इसको हम एक सेट मान, इज एनी सेट, इज एनी सेट, देन आप देखिए आर इक्वल टू, हम इसमें ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए और डी लिख दिए। इस प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के बाद ब्रैकेट सॉरी यहां पे आपको कोमा होता है, तो ए बी सी और डी है, इस तरह से आपको यहां है। अब हमको जानना है कि यह जो दिया गया है यह इस सेट पर सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो आप देखिए इसको कैसे देख सकते हैं, ए का रिवर्स उल्टा इसी में मौजूद है, ए बी का रिवर्स ये इसी में मौजूद है, सी का रिवर्स और डी का उल्टा क्या होता है, डी, फिर तो वही है, सी तो उल्टा सी वही है। तो इसमें आपको यह प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स मौजूद है, उल्टा मौजूद है। तो यह आपको कैसा हो गया, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, यह रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। अब यहां आप देख रहे हैं सभी का उल्टा मौजूद है, तो आपके दिमाग में आएगा अरे ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। सर तो इसके बारे में बताए हैं, पहले आइडेंटिटी, फिर बताए कि अगर किसी सेट का प्रत्येक मेंबर का उसी के साथ कनेक्शन मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हैं, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो सभी के सभी जो है सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन एक अजूबा संबंध है, वह सब तरह के रिलेशन में फिट बैठ जाता है, ठीक है। वह आपको रिफ्लेक्सिव भी हो चुका था, आज आप देख रहे हो सिमेट्रिक भी है ये। तो अभी यहां आप देखिए
अगला एग्जाम्पल R1, ये हमारे पास ए है और बी है, ठीक है ना। और हमको जानना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखिए यह सिमेट्रिक है, लेकिन ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही आइडेंटिटी है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही आइडेंटिटी है। तो यहां पर ये ए बी बी इस तरह से इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में बस उल्टा ढूंढने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे ए का उल्टा ए स्वयं हो गया, बी का रिवर्स इसका स्वयं हो गया, इटसेल्फ हो गया। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक रिलेशन ऑन द सेट ए, ये लास्ट में एक लाइन ये ऑन द सेट ए लिख देने से ज्यादा अच्छा रहता है। ये पूरा तरह से आप मानिए क्लियर सेंटेंस हो गया, ठीक ना। ये सिमेट्रिक रिलेशन ऑन द सेट ए का रिवर्स और बी का रिवर्स स्वयं यहां मौजूद है। और ये जरूरी नहीं है सिमेट्रिक में कि सभी एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वहां इतना जरूरत है कि प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स मौजूद होना चाहिए, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा मौजूद होना चाहिए। आइए थर्ड एग्जांपल देख लिया जाए R2 के बारे में। मान लीजिए हम इसमें AB ले लिए, फिर हमने BC ले लिया, फिर हमने CA ले लिया और आगे AC लिख दिए, फिर हम CB लिख दिए, फिर हम आपको BA लिख दिए, इस तरह से, है ना। ऐसा हमने यहां लिख दिया। आप देख रहे हैं कि AB का उल्टा क्या होता है, BA। AB का उल्टा BA। इस R2 के अंदर आप कहीं ढूंढो कि AB का उल्टा BA है या नहीं है। तो AB का उल्टा आप देख रहे हैं BA यहां है, BC का रिवर्स CB यहां है, CA का रिवर्स यहां है। तो एक दूसरे का उल्टा यहां ऑलरेडी मौजूद है। जब मौजूद है तो हम कहेंगे कि इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यह भी आपको कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, ऑन द सेट ए। आप पूरी तरह से यहां लिख लेंगे रिलेशन ऑन द सेट ए, ठीक है। इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये R2 हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ये तो हो गया सिंपल तरीका से पहचानने का कि प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा वहां मौजूद हो जाए, बस हो गया वो सिमेट्रिक रिलेशन, एकदम श्योर हो गया। अब हमको देखना है कुछ एग्जांपल्स। सुनिए, जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन लिखाएंगे तो वहां हम बहुत तरह के एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आपको हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि RD शर्मा का जो बुक है, NCERT है, इन सभी बुक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे 12th के बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, उन सबों को सारा प्रॉब्लम हम लाइव करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो तब तक आप वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें आप, ठीक है। आइए इसका और एग्जाम्पल समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपको सेकेंड एग्जाम्पल यहां ऐसे है, इफ R इज the set of all AB such that A बराबर B is any relation on the set of integer, या कोई भी ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इस तरह से आप ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, then it is symmetric relation over the set A। यह क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है उस सेट पर, है ना। अब कैसे, अगर आपको अच्छे से याद हो, अगर आपने इससे पहले के वीडियो को भली भांति आपने देखा है, तो वहां आप देखे होंगे कि रिफ्लेक्सिव में हम आपको सिखाए होंगे कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके जगह आप फर्स्ट को ही छोड़ दीजिए,
लेकिन सेकेंड कंपोनेंट के जगह पर आप फर्स्ट कंपोनेंट को रख दीजिए। इट मीन्स सेकेंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से आप रिप्लेस कर दीजिए। और आफ्टर रिप्लेसिंग अगर आपको जो सेंटेंस मिलता है वह सेंटेंस वैलिड सेंटेंस मिलता है, ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो दिया हुआ रिलेशन है वह आपको रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, लेकिन अब हमको सिमेट्रिक में देखना है कि कैसे जाने कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमको रिलेशन लेकर के दे दिया हो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको रिलेशन दे दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि वह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो बड़ी आसान है, बहुत आसान है। आइए कैसे, देखिए यहां समझिए। आप इस सिचुएशन में इसको तो आप मान चुके हो कि ये एकदम दिया हुआ, ये भी किसका मेंबर है, आर का मेंबर है। और सच दैट, ये हम सेट थ्योरी से ही कहते आए हैं कि सच दैट के बाद जो होता है वह कंडीशन होता है, वह कंडीशन होता है। उस कंडीशन को फुलफिल करने वाले पेयर्स या एलिमेंट ही इसमें शामिल होते हैं। तो यहां ए बी इस आर का मेंबर कब होगा, जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तभी उस ऑर्डर्ड पेयर को इस आर के अंदर रहने का अधिकार है, अदरवाइज रहने का अधिकार नहीं है। कोई हमसे पूछे कि क्या 2 3 बिलोंग्स टू आर, यहां पे ये बात सही है, तो नहीं, एकदम गलत है, फॉल्स है। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसको इसके अंदर आने का राइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बोला फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट, है ना, पहले कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां 2 3 के बराबर है, नहीं है, तो यह स्टेटमेंट जो है आपको फॉल्स है। और अगर ऐसा लिखा होता 2 बिलोंग्स टू आर, है ना, अब 2 भी नेचुरल नंबर, ये एलिमेंट तो नेचुरल नंबर से ही चुना जाएगा क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। आप यहां -2 नहीं ले सकते। ठीक है, इक्वल रहने के बावजूद भी वह मेंबर नहीं होगा। अगर किसी ने कहा -3 बिलोंग्स टू आर, क्या ये सही है, नहीं, दोनों इक्वल होते हुए भी सही नहीं है, क्योंकि -3 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर होना चाहिए। जिस पर रिलेशन डिफाइंड है वहीं का मेंबर होना चाहिए। मान लीजिए हम पटना को सेट मान लें, पटना के लोगों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहे तो आप यूपी के लोगों को नहीं ला सकते, या बिहार के ही अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं ला सकते। ओनली वो पटना का ही मेंबर सिलेक्ट होना चाहिए। जो हमारा सेट होता है वहीं से मेंबर लिया जाता है। तो अब यहां -3 बिलोंग्स टू आर, ये गलत है, लेकिन ये आपका क्या है, ट्रू है। एक एक वर्ड को आप ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो अब यहां कहा हमने कि जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा तो आप सिमेट्रिसिटी को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, वहां करना क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से रिप्लेस कर देना है और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से रिप्लेस कर देना है, और देखना है कि ये बात सही है या गलत है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम a बराबर b मान चुके हैं तो क्या b बराबर a नहीं लिखाएगा? यदि a बराबर हम b मान के चलते हैं, मान लीजिए यहां पर हम ऐसे लेके चलते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, ऐसे लेके, और तब यहां पर लिखाएगा ए आर बी, है ना, और तब ये देखिए ए आर बी का मतलब क्या हो गया, a बराबर b। अगर हम इसको उठा के इधर ला दें, ऐसे मान लीजिए b को उठा के इधर ला दें तो -b, a उठ के उधर गया -a, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो गया तो b बराबर a। अब आप गौर करिए, जब a बराबर b था तो लिखा हुआ था a आर बी, a बराबर b तो a आर बी ऐसे लिखा हुआ था। अब यह लिखाएगा कैसे, b आर ए लिखाएगा। और देखिए a आर बी को a रिलेटेड टू b अंडर द रिलेशन r को ए बी बिलोंग्स टू r बोला गया, तो यहां भी तो क्या बोला जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू r। तो डियर स्टूडेंट्स आप गौर करें कि ए बी बिलोंग्स टू r लेके चले थे और पहुंच कहां गए, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू r, ए बी बिलोंग्स टू r, डिफिनेशन में जाइए, ए बी बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू r। यहां जब हम पहुंच गए तो हमें सिमेट्रिक कहने का राइट मिल गया।
अब कितने बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर ए बराबर बी था, सीधे सीधे बी बराबर ए नहीं कह देते, आप इतना जो घुमा करके लाए हैं। तो नंबर लेने के लिए, बढ़िया मार्क्स लेने के लिए आपको एक्सप्लेन करना आवश्यक होता है, ठीक है। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पिटिटिव बच्चों को कष्ट नहीं है। जो हमारे 12th के बच्चे हैं जिनको आगे सब्जेक्टिव लिखना है, वो ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R, hence R is symmetric relation over the set of natural number। ठीक है, तो अब आगे और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मैं सुनाता हूं आपको, इतना अभी इस बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत आपको वक्त लगेंगे, सुनिए आप। अगर कोई गांव है और उस गांव के लोगों के बीच एक रिलेशन हम डिफाइन कर देते हैं, रिलेशन ऐसा, R इज, गांव एक सेट हो गया हमारे लिए, R इज द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट, एग्जाम्पल अगर हम 4 समझ के इसको चले, आई द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी इज ए रिलेशन ऑन ए विलेज, है ना, एक विलेज पर ये रिलेशन हम डिफाइन कर दिए। अब गांव है तो वहां तो हर तरह के संबंध पाए जाएंगे, तो वहां पे हमको ये है ए इज ब्रदर ऑफ बी, कहता है कि ए बी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस आर के अंदर तभी आएगा जब ए मतलब पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का भाई होगा, ठीक है। अब एक बात मानिए, मेरा नाम उदित नारायण है, मेरे भाई का नाम शंभू है। अब अगर हम यहां पर इस तरीके से लिखें कि उदित, है ना, और शंभू, ठीक है, इस तरह से, अब बिलोंग्स टू आर, ऐसा हम लिख दें, उदित कोमा शंभू बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखते हैं। तो ये सेंटेंस तो सही है क्योंकि मैं इसका भाई हूं। और अब उल्टा कर दिया जाए इसी को, उल्टा, तो शंभू, ठीक है, शंभू और उदित, ऐसा हमने लिख दिया। अब हमको देखना है कि ये जो है लिखा हुआ सही है कि गलत है। तो शंभू उदित का भाई है, ये ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो उदित आपको ऐसे उल्टा नहीं, अभी ऐसे बोलना है, उदित शंभू का भाई है। अब है शंभू उदित का भाई है, आप गौर कर रहे हैं। तो ये दोनों सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। अगर ए बी का भाई होगा तो बी ए का भाई तभी होगा जब बी लड़का हो, लड़की नहीं। अब मान लीजिए इसी तरह से अगर हम इस तरह का मान के चलते, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इस तरह का, तो आप ये एग्जाम्पल तो सही बैठा, लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल इसी में लें, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे लिख दें, उदित, ठीक है, और चांदनी, इस तरह से लिख दें, ठीक है। तो उदित इज, इसको एक्सप्लेन करिए इस तरह से, ए का जगह हम ले लिए हैं, बी की जगह चांदनी है, तो लिखेंगे ऐसे, उदित इज ब्रदर ऑफ चांदनी। तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस क्या है? सही है, बात समझे ना, उदित इज ब्रदर ऑफ चांदनी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा लेके चलें, इस तरह से अगर हम कहीं लिख दें चांदनी और उदित, ऐसा लिखे, अब चांदनी इज ब्रदर ऑफ उदित, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। तो यदि आपका कंडीशन, जो रिलेशन का कंडीशन है, अगर वह एक जगह भी फेल हो गया तो आप समझ लो कि वह सिमेट्रिक नहीं होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। हर जगह पास हैं लेकिन एक जगह फेल हैं तो आप फेल हैं, ठीक है, ये बात यहां पर है। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ये जरूरी नहीं है कि बी इज ब्रदर ऑफ ए होगा, है ना। बी अगर लड़की रही तो वो तो सिस्टर हो जाएगी ना, तो रिलेशन उल्टा डिफाइन यहां नहीं होगा।
लेकिन अगर सेट ऑफ बॉयज ही केवल हो जाए उस मोहल्ले का, सेट ऑफ बॉयज, अब विलेज छोड़ दिए, है ना, सेट ऑफ बॉयज ऑफ द विलेज, है ना, और तब हम ऐसे डिफाइन कर दें, तब तो ए भी को लड़का होगा और बी भी लड़का होगा, और ऐसी स्थिति में तब यह रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक ही रिलेशन कभी सिमेट्रिक होता भी है और कभी सिमेट्रिक नहीं होता है, वह सेट पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, सेट पर। बार बार कान खोल के सुनिए कि वह सेट पर डिपेंड कर रहा है। अगर ओनली सेट ऑफ वाइज होता तब यह रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता, है ना, क्योंकि तब बी भी लड़का ही होता, यह बात है। आगे और भी मान लीजिए, अगर हम यहां पर दूसरा एग्जाम्पल दे दें, ए इज फादर ऑफ बी। अब ये तो किसी हाल में सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अगर पांचवें रिलेशन में हम लिख दें ए इज फादर ऑफ बी, है ना, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। ए इज फादर ऑफ बी, और उल्टा बोलिए, ए तो ए इज फादर ऑफ बी हो गया, तो बी क्या हो गया, ए का सन हो गया। तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा हमको, है ना, चेंज नहीं करना है, तब देखना है। अब उल्टा बोल के देखिए, बी इज फादर ऑफ, तो एकदम गड़बड़ हालत है ना। तो ये आपको सिमेट्रिक रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, यह भी आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि यदि कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है, L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये भी समांतर होगा। L1 पैरेलल L2, तो L2 पैरेलल L1 कहने का हमको अधिकार है, और तब ये पैरेलल का जो रिलेशनशिप है यह सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक उसी तरह परपेंडिकुलर का, मान लीजिए ये L1 है ना, और इस पर ये एक L2 है परपेंडिकुलर, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा तभी ना परपेंडिकुलर होगा। तो L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पर नहीं है। परपेंडिकुलर का मीनिंग अक्सर लोग बस वर्टिकल समझ लेता है, खड़ा समझ लेता है, खड़ा होना जो नहीं है, बस 90 डिग्री का एंगल। जब आप इसको ऐसे देखिएगा, ये इस पर वर्टिकल है, इस तरह से दिखेगा, अभी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, बस इसको टर्न कर दो ऐसे, है ना, तो क्लियर दिखेगा आपको कि ये क्या है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये आपको जो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन है। परपेंडिकुलर का रिलेशन भी कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का मतलब समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, यह भी आपको क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर T1 पहला ट्राइंगल T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा। T1 कॉन्ग्रुएंट जिसको सर्वांगसम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम जिसको कहते हैं, तो T1 T2 का सर्वांगसम है तो T2 T1 का भी सर्वांगसम होगा, है ना। तो ये सर्वांग क्षमता, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशनशिप जो है यह भी आपको क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस तरह से आपने सिमेट्रिक रिलेशन का कई एग्जाम्पल देख लिया। अब हम आएंगे एक नए रिलेशन पे, ठीक है। अगला जो रिलेशन हमारा होगा सिमेट्रिक रिलेशन के बाद, अभी तक हमने रिलेशन ऑन ए सेट पर एम्प्टी रिलेशन देखा, यूनिवर्सल रिलेशन देखा, आइडेंटिटी रिलेशन देखा, उसके बाद रिफ्लेक्सिव देखा, और उसके बाद हम सिमेट्रिक रिलेशन देख चुके हैं। अब हम 6 नंबर जो रिलेशन है वह है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका हिंदी आप थोड़ा सा देखिएगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है संक्रमण संबंध या संक्रामक संबंध, इस तरह का वर्ड होना चाहिए, ठीक है, संक्रामक संबंध, ठीक ना, ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग इसको देखेंगे क्या होता है, संक्रमण संबंध या संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जैसा कि अभी तो खैर माहौल भी वैसा ही है, देख लीजिए, संक्रमण संबंध नाम से क्लियर है कि जिस रिलेशन का
विस्तार संभव हो, है ना। मानिए ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से उसी रिलेशन के तहत अगर मिल जाए, उसी रिलेशन के तहत, जिस रिलेशन के तहत ए बी से संबंधित हुआ, बी सी से कनेक्ट हुआ, तो उसी रिलेशन के तहत ए सी से कनेक्ट होना चाहिए सेम रिलेशन के अंदर, तब हम कहेंगे कि वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी आप कोरोना को देख रहे हैं ना, ए को कोरोना हो जाए, ए अब बी को टच कर दे तो बी को होगा कि नहीं होगा, बी को होगा। अब बी भी सी को टच कर दे तो सी को होगा कि नहीं होगा। तो कहां से कहां फैला, ए से सी। तो ये जो अभी चल रहा है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। किसी एक आदमी ने इतने लोगों से रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, बात समझे कि नहीं, यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, फैलता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर समझेंगे, रिलेशन में समझेंगे कि कैसे ये ट्रांजिटिव रिलेशन को हम डिफाइन करें। आइए सबसे डेफिनेशन पहले देखते हैं। इफ R is any relation, R is any relation on a set, किसी सेट पर एक रिलेशन है, ठीक है। इफ R is any relation on a set such that AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R, है ना। AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R. Then set A such that, then R is called transitive relation. R is called transitive relation on the set A. ये इसका डिफिनेशन हो गया। दैट इज, आप ऐसे कह सकते हैं ए आर बी एंड बी आर सी इंप्लाइज दैट ए आर सी, और तब लिखेंगे आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन द सेट ए। ये आपको डिफिनेशन होगा, है ना। तो अभी सिमेट्रिक आप समझे हैं, तो उस आधार पर आपके लिए ट्रांजिटिव भी समझना बड़ी आसान हो जाएगा। थोड़ा ये सब हमको नहीं समझाना पड़ेगा कि यहां पर क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। इंप्लाइज दैट लगा हुआ है यहाँ। इंप्लाइज, हमने पहले ही कहा कि इंप्लाइज में एलएचएस टू आरएचएस जाने का अधिकार होता है, आरएचएस टू एलएचएस हम नहीं आते। तो यहां इंप्लाइज से पहले जो कुछ हमको दिया हुआ है वह हमारा गिवन सेंटेंस होता है या हमारा माना हुआ सेंटेंस होता है। तो हम पहले ही ये मान चुके हैं कि ए बी भी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है। यह हम मान चुके हैं कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, ये हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि इतना मानने के बाद अब हमको तर्क देना है, और तर्क देना है और देखना है, समझना है कि क्या बीच का ये जो मीडिएटर है, जिसको बिचौलिया आप कह सकते हैं, बी ये मीडिएटर इससे हट करके बाहर हो जाए और ए का कनेक्शन सी से मिल जाए, ए का कनेक्शन सी से मिल जाए, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा अगर पॉसिबल होता है तो आप समझ जाइए कि वो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस तरह का अगर पॉसिबल है तो आप कह सकते हैं कि वो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। हम सेट के आधार पर रिलेशन देने के पहले अगर हम आपको व्यवहारिक रिलेशन को समझा दें तो शायद आप बड़ी आसानी से ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ जाएंगे। मान लीजिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, केयरफुली सुनिए इसको। ए बी का भाई है और बी किसका, सी का भाई है।
अब जो ही हमने कहा कि ए बी का भाई है तो ए तो पक्का है कि लड़का है, और बी के बारे में अभी नहीं पता। लेकिन अगला लाइन जब हमने कहा कि बी सी का भाई है, अब बी भी लड़का बन गया, है ना। जो ही हमने मान लिया कि बी भी किसका भाई है, सी का। अब हमको सी के बारे में नहीं मालूम कि वो लड़का है या लड़की है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं। अब आप बताइए कि ए सी का भाई होगा कि नहीं होगा। अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ए सी का भाई होगा कि नहीं होगा। आपका दिल दिमाग दोनों कहेगा यस होगा, ठीक है ना। और तब ये रिलेशन आपको ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक उसी तरह आगे हम बात करते हैं। यदि ए बी का दोस्त है, फ्रेंड है, अब भाई वाला रिलेशन नहीं, अब फ्रेंड, ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है। बी किसका फ्रेंड है, सी का। तो क्या ये जरूरी है कि ए का दोस्ती सी से भी हो। आप कहेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बेशक आप ऐसा कहेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक जगह भी ये फेल होने का चांस है तो आप समझिए वो रिलेशन फेल हो गया। क्या हर सिचुएशन में ये पॉसिबल है, तो आप जवाब देंगे नहीं, हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशन तभी ट्रांजिटिव कहलाएगा जब वो कंडीशन हर स्थिति में ट्रू हो, हर स्थिति में सही हो। अगर एक जगह भी फेलियर हो गया तो आप समझ लो कि वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये मित्रता का संबंध जो है, फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है, यह आपको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब हम फादर का रिलेशन लेते हैं। ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ए किसका पिता है, बी का। बी इज फादर ऑफ सी, बी सी का फादर है। तो क्या ए इज फादर ऑफ सी होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ सी होगा, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है। तो ये फादर का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई जगह बच्चों से जो मिस्टेक होता है ट्रांजिटिविटी पहचानने में, हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए कि यदि ए का रिलेशन बी से है, सुनाई दिया, ए का रिलेशन किससे है, बी से है, लेकिन बी का रिलेशन आगे किसी से नहीं है, कोई से नहीं है, then you have to not find the relation between A and C, है ना। आपको A और C के बीच का रिलेशन नहीं फाइंड करना है। ठीक है। और तब देखिए, अगर A का रिलेशन C से ढूंढना बेकार है वहां, तो हम ट्रांजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है। तो A का हम बस सिंपल बताया आपको कि A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से आगे नहीं है, बी का आगे किसी से रिलेशन नहीं है, तो हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और हम उस स्थिति में भी कहेंगे कि वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आइए हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ठीक उसी तरह पैरेलल का रिलेशनशिप, पैरेलल L1 पैरेलल L2 है, L1 पैरेलल L2 है, और L2 पैरेलल L3 है। L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल क्या है, L3 है। तो L1 पैरेलल L3 होगा कि नहीं। L1 पहला लाइन दूसरे के पैरेलल, दूसरा तीसरे के पैरेलल, तो पहला और तीसरा पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पहला और तीसरा जब पैरेलल हो गया तो आप कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसी तरह सिमिलरिटी ऑफ जो है ट्राइंगल्स, वह भी आपको ट्रांजिटिव रिलेशन है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, वह भी आपको क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सोचना होगा। अब आइए हम सेट के आधार पर पहले डिफाइन कर लें। इफ एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ए इक्वल टू, हमारे पास दे दिया एक सेट 1 2 3 4 5, है ना, और तब हम एक रिलेशन ले लेते हैं। देन आर इक्वल टू, सबसे पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, हमने ऐसा ले लिया।
और ये देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन तो आपको अभी तक ये अच्छे से मालूम है कि यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और यह रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और अभी देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये देखना है। तो अब यहां वन का कनेक्शन वन से है, इसका सेकेंड कंपोनेंट, ठीक से सुनिएगा, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, वन है। क्या किसी अन्य ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट वन है क्या? किसी भी अदर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट वन है क्या? ढूंढिए। तो किसी का भी पहला कंपोनेंट एक नहीं है, तो आगे हमें रिलेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह इसका सेकेंड कंपोनेंट टू है, तो किसी अदर ऑर्डर्ड पेयर का, किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट टू नहीं है। सो आगे हमें ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और हर ऑर्डर्ड पेयर के साथ यही बात है, तो आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है और इसको हम कह सकते हैं इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर किसी का संबंध इसमें से सेकेंड कंपोनेंट का किसी के फर्स्ट कंपोनेंट से मैच करता तो हम आगे का रिलेशन ढूंढते, लेकिन ऐसा यहां है ही नहीं, तो हमें ट्रांजिटिव कहने का राइट है। ठीक है, अगर हम आगे देखें इसी पे दूसरा, ये तो फर्स्ट था है ना, इसी में चलिए 1 2 क्यों दो, मैं इसको R1 लेते हैं। R1 में हम लिए 1 2 2 3 और 1 3, ऐसा लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, और देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आपके मन में उठ रहा होगा ये कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन है, कैसे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये हम यहां पर समझेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, यहां 1 2 है, बिलोंग्स टू R1। तो आप एक बात बताओ, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है? इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है? 2 है। तो क्या किसी और का फर्स्ट कंपोनेंट 2 है? किसी का फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, ढूंढो। ये दिख गया। इसका मतलब आप ऐसे चलो 1 2, अब ये 2 मैच किया तो 2 से ऐसे लिख दो 2 3। अब ये 2 2 मीडिएटर को गायब कर दो, बीच से हटा दो, तो 1 का कनेक्शन 3 से। अब ये 1 3 को इसके अंदर ढूंढना है, कहीं है या नहीं है, मिल गया। ठीक है, अब आइए दूसरे के लिए, इसमें मिल गया। अब 2 3, ये सेकंड, ये फर्स्ट के साथ हो गया। 2 3, इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है? 3 है। तो क्या किसी और का सेकंड कंपोनेंट 3 है? फर्स्ट कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट 3 है। क्या किसी अन्य ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 3 कहीं दिख रहा है आपको? ढूंढिए, कहीं नहीं दिख रहा है। तो आगे आपको सर्च करने की नहीं है, यू नॉट नीड टू, है ना, यू नॉट नीड टू सर्च। आगे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का आप यहां देखें कि ये सर्च करने की जरूरत नहीं है और यहां पर जिसको सर्च करना था वो मिल गया, तो हमें ये ट्रांजिटिव कहने का अधिकार मिल गया। ठीक है ना। अब अगर हम कहें ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये एक रिलेशन कर दिए, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आप बताओ आगे बी इज हस्बैंड ऑफ सी होगा क्या? है, ये होगा ही नहीं आगे, है ना। इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी तो कोई गर्ल्स होंगी, और तब जो है बी इज हस्बैंड ऑफ सी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब पॉसिबल नहीं है तो आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, और तब भी हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी कैसा हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इतने एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिए, ट्रांजिटिव का, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, पैरेललिज्म, ये सारा चीज का मैंने आपको जो बोल करके मैंने सुना दिया, उसको आप लैंग्वेज में लिखने का आदत डालेंगे।
जिन बच्चों के पास आर डी शर्मा का बुक होगा वह प्रॉब्लम्स को देखेंगे, बने हुए सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आपको आइडिया बहुत सारा लिखने का मिलेगा, ठीक है। और फिर हम तो हैं, क्वेश्चन आपको जब बताएंगे तो वहां लिखेंगे ही। तो आइए अब हम ट्रांजिटिव को समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट अब आया जाए और देखा जाए क्या अगला रिलेशन है हमारा। तो 6 नंबर रिलेशन अब हमारा समाप्त हो चुका है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम नेक्स्ट आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, 7 नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में आप समतुल्य संबंध कहेंगे, समतुल्य संबंध, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो समतुल्य संबंध आप समझने का कोशिश कीजिए क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, समतुल्य संबंध क्या होता है। ये जो है डेफिनेशन है, इफ R is any relation on a set A such that R is reflexive, symmetric, as well as ट्रांजिटिव, है ना, या एंड ट्रांजिटिव, जो लिखना है लिखिए, एज वेल एज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, और उतने ही अच्छे तरीके से क्या हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तीनों रिलेशन हो जाए। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, है ना। देन आर इज कॉल्ड equivalence relation. R is called equivalence relation over the set A. over the set A, ठीक है। उस पर यह क्या कहलाता है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ये आप आसानी से डिफिनेशन समझ गए। इस पूरे के बदले अगर हम चाहें तो ऐसे लिख दे सकते हैं, एट इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्लस सिमेट्रिक रिलेशन, प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन। ये पूरी तरह से इस तरह से अगर हम लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो, प्लस सिमेट्रिक भी हो, प्लस ट्रांजिटिव भी हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन, अब इक्विवेलेंस का एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि अभी तक आप रिफ्लेक्सिव समझ चुके हैं, सिमेट्रिक समझ चुके हैं, ट्रांजिटिव समझ चुके हैं, और ऐसे रिलेशंस जो ये तीनों ही हो जाए वही आपका कौन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, पहले ही हम कई आपको बता चुके हैं एग्जांपल्स। तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि इक्विवेलेंस, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन ऑलवेज इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का इनवर्स भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन, सम्मिलन, इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सब आप जब कॉपी इसका नोट बनाएंगे तो जो मैं आपको सुना रहा हूं इन सभी सेंटेंस को आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। मैं उस पर टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, और वो सब मैटर प्रूफ भी किया जा सकता है, सारी चीजों को प्रूफ किया जा सकता है। तो वो हम प्रूफ अगले वीडियो में डालेंगे, या फिर क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे तो श्योर वहां बताएंगे, ठीक है। तो आगे अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इसको देखें, समझें और इससे नॉलेज गेन कीजिए। अगर अच्छा लगे तो ढेर सारा कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।